बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको सॉल्व करवाने वाली हूँ मैं। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट जो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है इसके पोस्टुलेट्स बताइए। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है वो कौन कौन से अजम्पशंस या कह लीजिए वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जो कि बोहर ने दिए थे अपनी इस थ्योरी में। सीधा आप अपनी बुक के पेज नंबर 25 पर आएंगे। ये नोट्स की शक्ल में बना हुआ है, यहाँ से इसको पॉइंट आउट किया है मैंने। यहीं से आपने स्टार्ट करना है लिखना कि पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी आर गिवन बिलो। अब ये कौन कौन से, सबसे पहला पोस्टुलेट की कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते रहते हैं और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इसी ऑर्बिट्स के अंदर सर्कुलर डायरेक्शन में मुस्तकिल मूव करते रहते हैं और हर ऑर्बिट्स जो है उसकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। दूसरे लफ्ज़ों में यानी आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लीजिए कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये KLMN इस तरीके से शेल्स मौजूद होती हैं और इन शेल्स की हर शेल में अलग अलग एनर्जी लेवल है। जो ऑर्बिट भी न्यूक्लियस के करीब होगा उसका एनर्जी लेवल कम होगा। जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा तो एनर्जी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो इन जो ऑर्बिट्स हैं इनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इनमें ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करता है। ये इसका पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अप्रोप्रिएट ऑर्बिट में ही एक्सिस्ट करे। यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑर्बिट से क्या मुराद है कि जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो वहीं रहना चाहता है। फॉर एग्जांपल K में है तो K में ही रहना चाहेगा, L में है तो L में ही रहना चाहेगा। जिस दौरान वो अपने उस अप्रोप्रिएट ऑर्बिट में ही मौजूद होता है तो ना तो वो लूज़ करता है एनर्जी को, ना ही वो एनर्जी को गेन करता है। इसका मतलब क्या होता है कि क्योंकि उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फ़िक्स होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया K है, L है, M है, हर एक में एनर्जी जो है वो फ़िक्स होगी, तो वो अपने अप्रोप्रिएट ऑर्बिट में ही मौजूद रहेगा। और होता क्या है कि जब उसको अपने ऑर्बिट से मूव करना होता है, यानी या तो वो लो एनर्जी ऑर्बिट में जाना चाहता है या वो हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाना चाहता है, तो उस वक्त वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या फिर वो एनर्जी को लूज़ करता है। दोनों में से एक कंडीशन होती है जो कि इसके पोस्टुलेट नंबर 3 में आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि होता क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसने क्या करना होता है कि वो जिस ऑर्बिट में मौजूद होता है उससे ज़्यादा बड़े एनर्जी लेवल के ऑर्बिट में जंप करता है। फॉर एग्जांपल K में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वो क्या करेगा, वो सीधा जंप करेगा और वो L में मूव कर लेगा। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि वो एनर्जी को क्या करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद ही वो जंप करता है। अब लेट सपोज़ कुछ टाइम गुजारने के बाद अब उसका मूड है कि वो दोबारा K शेल में जो है वापस आ जाए, L से K में दोबारा जंप कर ले। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करता है कि जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसी एनर्जी को वो लूज़ करने की कोशिश करता है और उसके बाद अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ मूव करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर देता है, और अगर वो एनर्जी लूज़ करता है तो वो अपने हाई एनर्जी लेवल वाले शेल से लो एनर्जी लेवल वाले में जंप कर लेता है। इस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज़ होती है जिसे क्वांटाइज्ड एनर्जी कहा जाता है, ये बराबर होती है डेल्टा E के। अब लेट सपोज़ उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ये कहलाता है E1, उसके बाद उसने एनर्जी रिलीज़ की, वो कहलाएगा E2। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों एनर्जी लेवल्स में से जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी को माइनस कर देंगे और ये बराबर होगा h म्यू के। तो इसमें से म्यू जो होती है वो होती है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, जबकि म्यू की जो वैल्यू होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो इस तरीके से h और म्यू दोनों चीज़ें आपको पता चल गई कि एक प्लांक्स कांस्टेंट है और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। अब इसके लास्ट पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं कि होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करता रहता है, लेकिन सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन मूव करता रहेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, mvr = nh/2π। यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, v जो है वो उसकी वेलोसिटी होती है, r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स जो भी हो सकता है, जैसे K है, L है, M है, उसके हिसाब से n होता है।
एच प्लांक्स कांस्टेंट है, पाई आपको मालूम है इसकी वैल्यू जो वो फिक्स होती है 3.14, जबकि 2 भी एक कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई हुआ तो उस वाले ऑर्बिट में ही वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इस तरह आपके ये चारों पोस्टुलेट्स जो हैं बोहर के वो आज कंप्लीट हो गए इस वाले क्वेश्चन में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें उसने आपसे एक दूसरी बात पूछी है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। तो इत्तेफाक से है बात ये कि ये जो पूरा नोट्स है एज इट इज़ आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पेज नंबर 29 पे मूव करें, इसको यहीं से स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना कि होता क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के ऑर्बिट की तरफ, तो वो एनर्जी की कुछ अमाउंट जो है इसको रिलीज़ करता है, जिसको आप कहते हैं कि ये डेल्टा ई, यानी डेल्टा ई बराबर होता है E2 माइनस E1 के। तो क्वेश्चन में इसने आपको एक वैल्यू जो है वो दी हुई थी कि ई की जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, वो है -me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आपको क्योंकि ये ऑलरेडी ई गिवन है तो अब आपने जस्ट ये करना है E2 की जगह 1/n1 स्क्वायर सिर्फ इसमें ऐड करना है, और E1 की जगह आपने 1/n2 का जो स्क्वायर है वो उसमें ऐड करना है। उसके बाद इसी फॉर्मूले को यूज़ करके इसमें E2 की वैल्यू लगानी है, माइनस का साइन रखेंगे, E1 की वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद आगे जो है उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने E1 की वैल्यू लिखी है यहाँ पर, ये कितनी है -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर। इसी तरीके से आप E2 की वैल्यू जो है वो लिख लीजिए -me4/8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है कि E2 की जगह E2 की वैल्यू लिख लीजिए और माइनस का निशान लगाइए, E1 की जगह E1 की वैल्यू लिख लीजिए। अगला स्टेप बहुत आसान है, आपने करना क्या है कि सिर्फ इस वैल्यू को यहाँ से यहाँ शफल करना है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो E2 माइनस E1 वाला फॉर्मूला है उसमें से E1 पहले कर लीजिए और उसके बाद E2 को कर लीजिए। तो देखिए होगा क्या, -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ये है E2 की वैल्यू, माइनस का निशान लगाया, -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर, ये है आपकी E1 की वैल्यू। तो अगला वाला जो स्टेप है इसमें इसको आपने यहाँ कर देना, इसको आपने यहाँ कर देना, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, कोई वैल्यू हमने चेंज नहीं की। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप देखें यहाँ पर ये जो पूरा फिगर है -me4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, वो यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। तो इस स्टेप में आप क्या करोगे, इस कॉमन को एक मरतबा बाहर निकाल दोगे। अब जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इसमें तमाम चीज़ें आपको पता होती है। me क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 8 का फिगर कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वैक्यूम परमिटिविटी कॉन्स्टेंट होती है, और h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट होता है। तो इन तमाम चीज़ों की वैल्यू जो है हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। पुटिंग करने पर इसकी जो वैल्यू है ये मेरे पास फिक्स आ जाएगी 2.18 एक्सपोनेंट -18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जूल्स पर एटम। अब ध्यान में रखिए, इसने आपसे पूछा क्या था, इसने आपसे कहा था कि आपको जो चीज़ मालूम करनी है वो आपको मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो आपको पता है कि डेल्टा ई का एक फार्मूला होता है H2 डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और ये किसके बराबर होता है, एच म्यू के बराबर होता है। तो आपने डेल्टा ई की जगह एच म्यू की वैल्यू लिख दी। इसी तरीके से जो -me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, इसको एज इट इज़ रख दीजिए। 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर को भी आप एज इट इज़ रख दीजिए। ये वाला जो एच म्यू है इसका ये वाला एच यहाँ पर है, मल्टीप्लाई में नीचे लेकर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और एच स्क्वायर के बजाय अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच क्यूब। तो इस तरीके से अगर 1 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी जो है बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या होती है, होती है me4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, और ये होती है हर्ट्ज़ में। तो इस तरीके से क्या होगा, आपने यहाँ पर क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली, रेडिएशन कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं।
आपसे पूछा जा रहा है एक्सरेज़ के बारे में। सबसे पहले तो आपको बताना है कि एक्सरेज़ क्या चीज़ होती है, इसके बाद उसकी प्रोडक्शन बतानी है, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। तो आप सीधा मूव करेंगे पेज नंबर 36 पे। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे कि एक्सरेज़ होती क्या है। तो होता ये कि एक्सीडेंटली 1895 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रोंतजन। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक्सीडेंटली कुछ रेज़ जो है उसको ऑब्जर्व कर लिया और उस रेज़ को उन्होंने क्या नाम दिया, एक्स रेज़। एक्स का मतलब था उस वक्त अननोन, यानी उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि एक्स रेज़ जो है उनको रोंतजन रेज़ या फिर एक्स रेज़ जो है उन्हीं के नाम से पुकारा जाने लगा। तो इन रेज़ की जो ख़ास बात होती है स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि ये काफ़ी सारी चीज़ों से पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन फ्लैश उससे पास हो जाएंगे, पेपर से, रबर से, मेटल से, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं इनसे ये बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर लेते हैं। तो वैसे तो इस क्वेश्चन में इन्होंने टाइप्स नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि बेसिकली ये दो तरह के टाइप्स के होते हैं एक्सरेज़। एक होते हैं के सीरीज़ और दूसरी होती है एल सीरीज़। ये के सीरीज़ और एल सीरीज़ किस बिहाफ पे होती है, इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के बिहाफ पर, कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपकी जो एक्सरेज़ हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स से आप निकाले हो जिसमें एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में वो जो वेवलेंथ देगा वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होगी और जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो इस वजह से ये वाली जो सीरीज़ होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो कौन सी सीरीज़ हो जाती है, के सीरीज़। दूसरी सीरीज़ होती है एल सीरीज़। एल सीरीज़ में होता क्या है कि इसमें आप जो एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर है ये बहुत छोटा होता है। तो इस सूरत हाल में जो वेवलेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, जबकि एनर्जी जो है वो बहुत छोटी होगी। तो ये तो थी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि एक्सरेज़ बेसिकली ये दो टाइप्स की होती हैं। अब आ जाए अपने क्वेश्चन को उसकी तरफ ही बैक करते हैं। आपने डेफिनेशन पुट कर दी, उसके बाद अब आप आ जाओगे इसकी प्रोडक्शन की तरफ। प्रोडक्शन में इस डायग्राम को ज़रा नोटिस कीजिएगा आप। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बिल्कुल प्रोमिनेंट नज़र आएंगी, एक कैथोड होगा और दूसरा जो है वो एनोड होगा। आपने क्या करना है, किसी भी मेटल जो सब्सटेंस है उसका कैथोड बना लेना है। इस कैथोड को बनाते साथ ही आपने क्या करना है, सबसे ज़्यादा इसको टेम्परेचर इतना दे देना है कि ये एकदम से हीट हो जाए। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये हाई वोल्टेज देना है आप 5000 वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्ट आप दे देंगे तो एकदम से गर्म हो जाएगा। इसके साथ ही क्या होगा, आप इसका प्रेशर बहुत कम कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 0.001 मिलीमीटर। तो जैसे आप इतना इसको प्रेशर देते हैं और इतना इसका वोल्टेज जो है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, तो सेम टाइम क्या होता है, कैथोड में से फ़ौरन ही कुछ रेज़ निकलती हैं, वो सीधा जाके स्ट्राइक करती हैं एनोड की तरफ। अब एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे और सेम टाइम कुछ रेज़ जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एक्स रेज़। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्शन हो जाती है एक्स रेज़ की। अब आ जाएँ आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो वैसे तो मैंने आपको इसके टाइप्स के हिसाब से बता दिया था कि इसमें शॉर्ट वेवलेंथ और लॉन्ग वेवलेंथ दोनों के हिसाब से लो एनर्जी और हाई एनर्जी की रेज़ निकलती हैं। इनकी जो वेवलेंथ होती है इसकी रेंज होती है तकरीबन 0.1 से लेके 10 डिग्री एम्स्ट्रॉन तक। इनकी जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट की तकरीबन रिजेंबल होगी। इनके अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे इन एक्स रेज़ की एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाती है। और क्योंकि कैथोड रेज़ जो है वो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एक्स रेज़ हैं इनका डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन में होगा। नेक्स्ट जो बात होती है वो क्या होती है कि अगर आप इनके रास्ते में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो ये अनअफेक्टेड रहेगी, यानी ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सीधी सीधी गुजर जाती है। फ़र्ज़ कर लीजिए आप इनके रास्ते में कोई फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म रख देते हैं तो क्या होता है कि इसका जो असर है वो फ़ोटोग्राफिक फ़िल्म पर आ जाता है, यानी ये इसको कैप्चर कर सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि ये इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की होती है कि ये इस चीज़ के लिए काफ़ी होती है कि बहुत सारे जो लिविंग सेल्स होते हैं या जो बॉडी में कुछ टिश्यूज़ होते हैं उस जगह को ये डैमेज कर सकती है, या वहाँ पे ये जो गैसेस हैं उसको आयोनाइज कर सकती है। तो ये बात हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब आ जाएं आप इसके यूजेस की तरफ। तो देखें पुराने ज़माने में तो एक्सरे सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था बहुत अरसे तक मेडिकली। उसमें होता ये था कि अगर किसी शख्स की कोई बोन डैमेज हो जाती है, कहीं से कोई हड्डी टूट जाती है, तो उसको हम क्या करते थे, एक्सरे करके मालूम कर लेते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में इसकी और बहुत ज़्यादा ये कह लीजिए कि यूजेस बढ़ चुके हैं। इनमें अब आप सिर्फ जो टूटी हुई बोन्स होती है उसी को मालूम नहीं करते, बल्कि अगर बॉडी में, चाहे वो एनिमल की बॉडी हो चाहे वो इंसानों की बॉडी हो, अगर उसमें कोई मेटालिक सब्सटेंस मौजूद हो तो वो इसको भी डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल बुलेट्स हैं, वो बॉडी के अंदर कहाँ तक पेनिट्रेट हुई हैं या आप एक्सरे करके मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अब टीथ्स हैं,
हैं, हमारे दांत हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई टीथ जो है वो निकलवाना है या हमें नया लगवाना है तो उसका भी एक्सरे हो जाता है। सिमिलरली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बॉडी में कुछ ख़ास हिस्सों पे कुछ सेल्स ऐसे बन जाते हैं जो बीमारी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिमिटिव स्टेज का कैंसर है तो उन सेल्स को क्या करेंगे आप, डैमेज कर देंगे बाय मीन्स ऑफ अप्लाइंग एक्सरेज। सिमिलरली होता ये है कि जब एयरपोर्ट पर हम जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लगेज है उसको एक बेल्ट से गुजारा जाता है, ऊपर से एक्सरे जो है वो ले ली जा रही होती है। इसकी वजह क्या होती है कि अगर कोई मेटालिक कोई भी ऐसा सामान है जो कि हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल नाइफ़ है, ब्लेड है, कोई वेपन है या फिर कोई इलीगल सामान जा रहा है तो उसको फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरीके से एक जगह और भी एक्सरे इस्तेमाल हो रहा है आजकल, वो है क्रिस्टलोग्राफी। तो उसमें भी क्रिस्टल्स जो हैं उसको ये कह लीजिए कि उनका स्ट्रक्चर जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेज नंबर 36 पे इसके बहुत सारे यूजेस हैं, आप एटलीस्ट 2 से 3 जो आपको आसान लग रहे हैं वो यूजेस पुट कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ भी आप तकरीबन 4 से 5 दे सकते हैं। प्रोडक्शन जो है उसके बारे में आप बता देंगे और एक्सरेस के बारे में 2 लाइन्स बता देंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसकी तरफ मूव करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो आपसे पूछा है पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। अब देख लीजिए इसमें आपने काम क्या करना है। सबसे पहले तो आपने पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है इसकी हेडिंग पुट करनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना है कि ये प्रिंसिपल जो है ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था इनका नाम था वोल्फ गैंग पॉली। इसके साथ इसका सन भी मेंशन है 1925। इस इंट्रोडक्शन के बाद अब आपको इसका स्टेटमेंट देना होता है। स्टेटमेंट की आप हेडिंग पुट करेंगे। यहाँ पर देखें ब्लू कलर के फॉन्ट से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसका स्टेटमेंट है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी और इसके बाद आप इसकी एग्जांपल जो है वो भी साथ में पुट करेंगे। अब देखें इसके स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं। ये कहता है कि आपको मालूम है कि जो एटम्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स में स्टे करते हैं, जैसे कि S, P, D, F ये सारे ऑर्बिटल्स होते हैं जो विद इन द ऑर्बिट मौजूद होते हैं। तो पॉलिस का ये कहना था कि किसी भी ऑर्बिटल में जो क्वांटम नंबर्स के सेट होते हैं जिसको आप कहते हैं 4 क्वांटम नंबर्स, ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और इसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर, यानी 4 होते हैं। तो उसका कहना था कि जो चारों सेट है क्वांटम नंबर्स के ये आइडेंटिकल नहीं होते। कोई से 3 सेट तो बेशक आपको आइडेंटिकल मिल भी जाएंगे लेकिन चौथा हमेशा डिफरेंट होगा। तो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लें। इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम नॉट 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में 3 क्वांटम नंबर के सेट तो सेम होंगे लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसका ज़रूर डिफरेंट आ जाएगा, यानी एक का प्लस हाफ आता है दूसरे का माइनस हाफ। अब यहाँ पर आप इसकी एग्जांपल देख लें। सबसे छोटा एटम इन्होंने कंसीडर किया यहाँ पे हीलियम एटम, क्योंकि उसी में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन जो उसमें 2 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर हम पुट नहीं कर सकते थे। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आप इसका फर्स्ट शेल देखते हैं वो होता है के शेल, उसी में ये दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो के शेल का n होता है 1, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी 1 में होगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी 1 में ही होगा। उसके बाद होता है L यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये 0 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट शेल के लिए L हमेशा 0 होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 0 होगा। आ जाएं आप इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरफ या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाली प्रॉपर्टी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर L 0 होता है तो स्पिन ओरिएंटेशन कितनी हो सकती है। तो आपको पता है कि जब L 0 होगा तो जाहिर सी बात है ये S ऑर्बिटल में होता है तो इसमें स्पिन जो है नहीं होती, क्योंकि वो एक ही होता है, वो ओरिएंटल शेप होती है उसकी। ये कह लीजिए कि उसकी मज़ीद ऐसे एक्सिस X, Y, Z वाले नहीं होते, तो इसीलिए वहाँ पे मैग्नेटिज्म 0 हो जाएगा। और जहाँ तक बात आती है स्पिन की, तो एक इलेक्ट्रॉन जो उसकी स्पिन प्लस हाफ होगी और दूसरे वाले की जो है माइनस हाफ होगी। तो ये वाली एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें इसने कहा है हुंड्स रूल, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएगा। इसके पेज नंबर 43 पर ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पेज नंबर 45 पर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये जर्मन फिजिस्ट थे, इनका नाम था हुंड, ठीक है। इन्होंने एक रूल दिया था, इसमें उन्होंने ये बताया था कि होता क्या है कि जब भी किसी भी डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में, जिसमें कि एक्स वाई जेड एक्सिस आपके पास होते हैं, जैसे कि पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स हैं, जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग अप होते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सबसे पहले तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी ओरिएंटेशन
पोजीशन को डबल करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास अगर p ऑर्बिटल है या d है या f है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स में फिलिंग होगी तो ऐसा नहीं होगा कि पहले px में 2 हो जाएं, फिर py में 2 हो जाएं, फिर pz में 2 हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बल्कि वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा कि px1 py1 pz1, फिर जो रिमेनिंग है वो दोबारा px में, उसके बाद वाले py में और फिर उसके बाद वाले pz में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कार्बन की दी है, नाइट्रोजन की दी है, ऑक्सीजन की दी है। इसमें से एटलीस्ट 1 या 2 एग्जांपल जो है वो आप पुट कर सकते हैं। मैं इसका स्टेटमेंट यहाँ पढ़ देती हूँ। ये आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन अवेलेबल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स P, D and F, electrons are distributed in such a way that the maximum number of half-filled orbitals, single electrons in an orbital are obtained। ठीक है, इतना आपने लिख देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो उसके भी दोनों पार्ट्स यहाँ पर आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इसने आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है उसके मुतालिक पूछा है। तो ये भी पूरा का पूरा नोट्स की शक्ल में बना हुआ है, मैं आपको शो करा देती हूँ। किधर है ये? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो पेज नंबर 34 पे ये पूरा नोट्स की शक्ल में मौजूद है। आपने इसको यहाँ से पूरा एज इट इज़ कॉपी कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यहाँ हेडिंग डलेगी आपकी, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक ले जाके इसको एंड करेंगे और ये डायग्राम होगी। अब मैं आपको मुख्तसर बता देती हूँ कि इसमें इसने बात क्या कही है। ठीक है, होता क्या है कि हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इकलौता इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, न्यूक्लियस के गिर्द जो एक शेल है उसी के गिर्द रोटेट करता रहता है। इसके ऊपर आमतौर पे +1 चार्ज होता है। अब जो बोहर्स थ्योरीज के हिसाब से होता क्या है कि जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है तब तक तो वो एक इलेक्ट्रॉन सुकून के साथ अपने फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसी में मूव करता रहेगा। लेकिन जैसे ही बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है, उससे आप क्या करते हैं, उसको कुछ करंट सप्लाई करते हैं, तो जैसे ही उसको एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो है उसने ब्रेक हो जाना होता है और वो किस में आ जाता है, एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो एट द सेम टाइम इसका जो इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और जम कर लेता है अपने अगले वाले ऑर्बिट में। तो इस तरीके से होता क्या है कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता है तो वो अपने से हाई एनर्जी लेवल का जो ऑर्बिट होता है वहाँ पे मूव करता है, और जब उसको उस एनर्जी को वो रिलीज़ करेगा तो वो दोबारा कम बैक कर सकता है अपने प्रीवियस वाले ऑर्बिट की तरफ। तो इस सिलसिले में उसने ये डिस्कवर किया था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई एनर्जी जो है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो 2 से 3, फिर 3 से 4 और 4 से 5th शेल की तरफ भी मूव करता है। तो जब भी वो किसी पर्टिकुलर शेल में मूव करता है और वहाँ से कम बैक करता है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और उसका स्पेक्ट्रा जो है उसको आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो देखें ये जो सर्किल वाली डायग्राम है उसमें भी यही चीज़ है, एग्जैक्टली यही वाली बात जो है वो यहाँ आपको बताई जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे शेल्स हैं, n=1 यानी पहला शेल है, n=2 ये दूसरा यानी L शेल होगा। इसी तरीके से n=3 इसमें M होगा, फिर n=4 n=5, तो ये नंबर ऑफ़ शेल्स हैं। अब होता क्या है कि फर्स्ट शेल से लेट सपोज उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेकंड शेल में चला जाता है। सेकंड शेल से हो सकता है वो थर्ड में जाए, फिर फोर्थ में जाए, फिफ्थ में जाए, इसी तरीके से वो आगे से आगे मूव करता रहता है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऊपर के एनर्जी लेवल्स में है, एक्सेप्ट 1 वो किसी में भी है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, अगर वहाँ से वो जंप करके सीधा आपके फर्स्ट शेल में वापस आता है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो होती हैं लाइमन सीरीज़ की। यानी किसी भी 2, 3, 4, 5 से जंप करके इलेक्ट्रॉन ने जब कम बैक करना है फर्स्ट शेल में, तो अभी जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी, वो मिलेंगी लाइमन सीरीज़ की। अब लेट सपोज़ आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में आ जाता है, उस सेकंड शेल से उसने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की, थर्ड में चला गया या फोर्थ में या फिफ्थ में या इसी तरीके से ऑनवर्ड्स। तो जब भी वो अपने किसी भी हाई एनर्जी लेवल के शेल से शेल नंबर 2 पे आता है, शेल नंबर 2 पे आएगा कहीं से भी, जैसे 4 से 2 में आ रहा है या 3 से 2 में आ रहा है या 5 से 2 में आ रहा है या 6 से 2 में आ रहा है, तो उस वक्त जो वो स्पेक्ट्रल लाइंस देगा वो कौन सी वाली होंगी, वो कहलाएंगी बाल्मर सीरीज़ की। ठीक है, सिमिलरली क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 4 से या 5 से या 6 शेल से मूव करता हुआ शेल नंबर 3 पे आके रुक जाता है। अभी जो वो लाइंस देगा वो होगा पास्चन सीरीज़ की। सिमिलरली आपने ये नोटिस करना है कि अगर कोई सा भी इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th शेल से 6th शेल से कहीं से भी आता है आपके शेल नंबर 4 पर, तो वो ब्रैकेट सीरीज़ होंगी। और लास्ट आपके पास बचती हैं जिसमें
किसी भी हाई एनर्जी के शेल से उसने शेल नंबर 5 तक आके रुक जाना है, इससे नीचे वो नहीं आता, तो वो कहलाता है पी फंड सीरीज़। तो ये कहलाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये जो लाइंस होती हैं, इसको जिस तरीके से मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी शो किया, यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये जो लाइन है वो अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, तो ये कहलाती है हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, होप्स हो कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इस स्पेक्ट्रल लाइंस की डिटेल के बारे में आपको नहीं बताना, क्योंकि इस पैराग्राफ में ये कह लीजिए कि शॉर्टली सारी बातें बता दी गई हैं। आपको इस पूरे पैराग्राफ को लिखने के बाद यहाँ पर ये वाली डायग्राम जो है वो बनानी होगी। और यहाँ पे साथ में आपको एक इक्वेशन है, वो भी मैं बता दूँ कि ये देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो है वो बराबर होती है RH। इसके बाद ब्रैकेट करेंगे आप 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसमें से RH जो है वो कहलाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.09678 एक्सपोनेंट 10⁻7 मीटर इनवर्स। n1 जो है वो आपका लो एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट होता है और n2 जो है वो आपका हाई एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। लास्ट क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि जो क्वांटम नंबर्स हैं वो बता दीजिए। जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है इसमें। उसके बाद इसने ख़ास तौर पर आपसे कहा है कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास n = 2 है, तो जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास आंसर जो है ना वो आपके बुक के पेज नंबर 39 और 40 में है। 39 से स्टार्ट है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको जो है पहला क्वांटम नंबर बताया जा रहा है जो कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्योंकि ये बहुत आसान सा है, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि जो आपके शेल्स होते हैं ना K, L, M, N, ये सारे के सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। जो फर्स्ट शेल होगा आपका K, उसके लिए n = 1 होगा। सेकेंड होगा आपका शेल L, उसके लिए n = 2 होगा। उसके बाद M शेल होगा, उसके लिए n = 3 होगा। यानी कि K, L, M, N के लिए आप लाइन से n = 1, 2, 3, 4 ऐसे कंसीडर कर लो। ये आपका सबसे पहला वाला क्वांटम नंबर होगा जो आपको ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। दूसरा जो आपके पास है, ये इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है। ये कहलाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का एक दूसरा नाम भी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है ये भी इसे कहा जाता है। इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको थोड़ा सा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा होता है। इसके लिए एक रूल याद रखिएगा कि अगर n जो है वो आपके पास 1 है तो l हमेशा 0 से स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट ऑर्बिटल होगा वो l = 0 होगा। इसके बाद जो दूसरा ऑर्बिटल होगा आपको l = 1 होगा। इसी तरह तीसरा होगा तो l = 2 होगा, ऐसे चलेगा। तो जब आपका फर्स्ट ऑर्बिटल जो है अगर l 0 है तो उसका मतलब वो s है। अगर वो 1 है इसका मतलब वो p ऑर्बिटल है। अगर 2 है तो वो d है। अगर 3 है तो वो f ऑर्बिटल है। इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या बात याद रखनी है कि अगर n 1 है तो आपका जो फर्स्ट ऑर्बिट l है वो 0 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये अजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है। अगला जो क्वांटम नंबर है वो कहलाएगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये क्या करेगा, ये आपको डिफरेंट ओरिएंटेशंस के बारे में बताते हैं। ओरिएंटेशंस को आसान ज़ुबान में आप इस तरीके से समझ लीजिए कि डायरेक्शंस क्या होती हैं ऑर्बिटल की। आमतौर पे जो डायरेक्शंस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, x, y या z। मगर कोई कोई ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें x, y और z के अलावा भी डायरेक्शंस हो सकती हैं या डायरेक्शंस हो ही नहीं सकती। जैसा कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले s आपका जो सब ऑर्बिटल है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो इसीलिए इसके पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा सिर्फ 1 होगा। यानी इसकी कोई एक्सिस नहीं है, ना ही तो x, ना ही y, ना ही z, बस की 1 एक्सिस है। अब जो दूसरा आपके पास PS की 3 एक्सिस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि ये x, y और z होता है, तो ये PX, PY और PZ में होगा। तो उसकी 3 ओरिएंटेशन, अब वो कैसे लिखेंगे आप, -1, 0, +1, ये 3 एक्सिस हो गई। इसी तरीके से D जो है इसके 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब आप इसकी नंबरिंग कहाँ से देंगे, -2, -1, 0, +1, +2। इसी तरीके से F जो है इसमें 7 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो नंबर कहाँ से देंगे आप, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो याद रखिएगा ये जो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं जितने भी, जैसे कि मैंने आपको P, D और F के बारे में बताया, ये सब इक्वल एनर्जी लेवल्स के होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करता है तो सबसे पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होता है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको वो डबल करता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हॉर्न्स रूल का जो रूल है वो बताया था। लास्ट जो आपके पास क्वांटम नंबर होता है ये सबसे आसान होता है, कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें देखिए आपने एक बात समझनी होती है कि इलेक्ट्रॉन 2 ही एक्सिस जो है उस पर मूव करेगा, या तो वो क्लॉकवाइज
या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तो वो क्या करता है कि उसकी स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगी, तो फर्ज कर लीजिए कि अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो -1/2 है, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसका मतलब ये क्या है, +1/2 है। ठीक है, बस 2 ही बातें, अगर क्लॉकवाइज है तो -1/2 और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो +1/2 है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए, फ़र्ज़ कर लीजिए इसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अगर n = 2 है तो बाकी के तमाम जो क्वांटम नंबर जैसे कैलकुलेट करना सिखा दीजिए। देखिए पूरा सॉल्व हुआ हुआ है आपके पास, इसमें तमाम n है 1 2 3 4 जो कि आपको आने चाहिए। क्वेश्चन में इसने आपसे 2 पूछा है, n = 2, तो याद रखिएगा जब n = 2 होगा आपके पास तो इसका मतलब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है 0 और 1 होगा, क्योंकि ये हमेशा n से छोटा होगा। ठीक है, 0 और 1 होगा। 0 होगा तो ये ऑर्बिटल जो है ये s होगा, और 1 होगा तो p होगा। तो s के लिए आपको पता है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। जबकि p में क्योंकि 3 मैंने आपको बताई थी कि px py pz होती हैं और हर एक में भी 2 2 होते हैं, तो 3 × 2 कितने हो जाएंगे, 6। इसका मतलब p जो ऑर्बिटल होगा उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। लास्ट जो बात है वो क्या है, आपको इसकी फ़र्ज़ कर लीजिए अगर ओरिएंटेशंस बतानी है तो आप कैसे बताएंगे। जाहिर सी बात है कि जब आपके पास s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी तो कोई एक्सिस नहीं होती है, s ऑर्बिटल की कोई XYZ एक्सिस है ही नहीं, तो इसमें जो है डायरेक्शन वो 0 से हो जाती है। जबकि p वाले जो हैं ये -1 0 और +1 वाली स्पिन जो है, सॉरी मैग्नेटिज्म जो है वो शो करेंगे। ठीक है, जबकि स्पिन हमेशा +1/2 या फिर -1/2 ही होगी। तो आई होप सो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स की सारी डिटेल्स जो हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प आउट हो गई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।